फाइनली 57 मंथ के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी इंडियन स्टॉक मार्केट में आती हुई दिख रही है, जो कल शाम को आई है लगभग। उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। अब इंडियन स्टॉक मार्केट यहां से ऐसा लगता है कि आहिस्ता 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 अपने लेवल पर आएगा और अच्छा खासा परफॉर्म देखने को मिलेगा। इंडिया के जो बिजनेसेस हैं, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर अच्छे खासे ग्रोथ देखने को मिलेंगे। इंडिया की जीडीपी और इकोनॉमी में भी अच्छी खासी इंक्रीजिंग देखने को मिलेगी। क्या खुशखबरी है उसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही साथ अब म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है कि वो कुछ मिस्टेक्स ना करें, खास तौर से अपने फंड और अपने स्टॉक्स को बेचने की गलती तो पहले ना करना चाहिए। तो इन तमाम तर मुद्दों पर रीज़न क्या है, इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी हेल्प हो पाएगी। देखिए सर, डायरेक्ट हम मुद्दे पर आते हैं। बिल्कुल घुमाने वाली बात ना मैं करता हूँ और ना करूँगा, मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ और यही मुझे अच्छा लगता है। देखिए मुद्दे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि हम कई महीनों से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई इंडिया के अंदर रेपो रेट कम होना चाहिए, रेपो रेट जो है वो कट होना चाहिए, लेकिन कट नहीं हो रहे थे। अभी मैं आपको कहा ना शुरू में कि भाई 57 मंथ गुजर गए थे रेपो रेट कट होने के इंतज़ार में, और 57 मंथ के बाद इंडिया के अंदर कल के डेट में एमपीसी की जो मीटिंग थी वहाँ पर रेपो रेट कम कर दिया गया है। अगर आपने कल की वीडियो देखा होगा, परसों की वीडियो देखा होगा बी फिनेंसर का, तो मैंने बराबर एक बात को रट मार कर बोला हुआ था कि भाई उम्मीदें ऐसी हैं यहाँ पर एमपीसी की मीटिंग से, जो ज़्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशंस है वो है रेट कट को लेकर, रेपो रेट कट को लेकर। और रेपो रेट कट होता है या नहीं होता ये देखने वाली बात होगी, जबकि ये बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है आज के डेट में इंडिया का, और वही हुआ। फाइनली 57 मंथ के बाद रेट कट कर दिए गए, रेपो रेट कम कर दिए गए। अब सबसे पहले समझते हैं सर ये रेपो रेट होते क्या है, रेपो रेट कम होने से फ़ायदा क्या होता है। देखिए रेपो रेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। जैसे अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा है तो वो आरबीआई के पास जमा करवा देते हैं, जिस पे उसको इंटरेस्ट मिलता है। या नहीं तो अगर बैंक के पास इमरजेंसी में कभी शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से कर्ज लेती है। बैंक कर्ज लेती है, किससे लेती है? आरबीआई से लेती है। तो आरबीआई जो कर्ज देती है तो उसे कहा जाता है, यानी बैंक को कहा जाता है कि भाई हम तुम्हें दे रहे हैं कर्ज, इतना लाख या इतना लाख करोड़ जो भी हम पैसे दे रहे हैं उस पर हम इतने % इंटरेस्ट लेंगे। तो पहले जो हमारा इंटरेस्ट रेट था, रेपो रेट था, वो क्या था? 6.50% था, 6.50%। लेकिन अब 6.50% से घटाकर क्या कर दिया गया? 6.25 बीपीएस के हिसाब से रेट कट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो ये बीच का परसेंटेज है ना, जितने परसेंटेज वो इंटरेस्ट ले रही है बैंक से यानी आरबीआई, उसी को हम रेपो रेट कहते हैं, जिसमें कमी कर दी गई। कितनी कमी की गई है ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, अब बात आती है कि भाई आखिर इससे फ़ायदा क्या है भाई, आखिर इसके कम होने से हमको क्या प्रॉफिट होने वाला है, हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोई 5वीं पास भी बंदा होगा तो मुझे लगता है आसानी के साथ वो इस बात को समझ सकता है। सिंपल सा फार्मूला ये है कि भाई जैसे ही लोन का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेने लगते हैं। और ख़ास तौर से अगर आप हाउसिंग वगैरह, जैसे हाउस वगैरह के जो ईएमआई अगर पहले से आपके चल रहे हैं तो वो ईएमआई आपका कम हो जाता है। जितने का ईएमआई है वहाँ पर अगर आप देख लें तो वहाँ पर आपको कमी देखने को मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन बैंक दे पाती है लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से लोन ले पाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सस्ते हो गए। और जाहिर सी बात है, जब लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो पैसे लेकर वो क्या करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, उसके ऊपर अभी हम कंजप्शन को लेकर डिटेल्स में जब आगे बातें आ रही है तो वहाँ पर हम बातें करेंगे। तो खैर ये सारी कहानी हो गई इंडिविजुअल लेवल की, मतलब इंडिविजुअल पर्सन लेवल की ये बातें हो गई कि अगर एक व्यक्ति लोन ले रहा है तो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, क्या ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहा है, या क्या शौक़ की चीज़ें खरीद रहा है, या क्या अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहा है, ये सब इंडिविजुअल लेवल की बात हो गई। लेकिन चीज़ों को अगर, सेम चीज़ों को अगर आप कॉर्पोरेट के एंगल से देखें तो वहाँ पर देखें, अगर लोन सस्ता हो गया तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? बैंक से मिलेंगे। और बैंक से कहाँ से लेगा? आरबीआई से लेती है। तो यहाँ पर आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं कि बैंक को भी सस्ते रेट पर पैसा मिल गया, और बैंक भी अब सस्ते रेट पे कंपनीज़ को, इंडस्ट्री को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को और उन कंपनीज़ को पैसे दे पाएंगी जो इंडिया के अंदर काम कर रही है, जो प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रही है, या किसी भी क्षेत्र में अपने हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से वो काम कर रही है। तो अब यहाँ पर पैसे आएंगे कंपनीज के पास, जो अपने बिजनेस में स्पेंड करेगी कंपनी, और फिर वहाँ पर कंपनी का ग्रोथ होगा, बिजनेस इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इंडिया के अंदर क्या होगा,
एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजी रोजगार बढ़ेगा, और फिर रोजी रोजगार बढ़ेंगे, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, तो फिर मिला जुला कर बात वहीं पर आती है कि भाई लोग खर्च करेंगे। और इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा होगा इंडिया की ग्रोथ को, इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इकोनॉमी को, और हमारी मार्केट को फायदा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बचाकर अपने पैसे को निवेश भी करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। तो चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करें या न करें, बहरहाल किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर इंडिया की इकोनॉमी को तो फायदा मिलता ही मिलता है। तो यहाँ तक ये सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको मैं बताऊँ कि बजट पेश होने से 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो में कहा हुआ था कि ऐसा है कि हमारे इंडिया के अंदर 2 बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। और पहला है टैक्स का, टैक्स जीएसटी, सारी चीज़ें जीएसटी के साथ इंक्लूड है, मतलब एक तरह का टैक्स ही है ये भी। और उसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कंजप्शन का। तो हमारे यहाँ कंजप्शन बढ़ना चाहिए। सबसे पहले अगर टैक्स की हम बात करें तो टैक्स के अंदर कुछ रिलीफ मिला है, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग गलतफहमी में है, अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं है। लेकिन ठीक है, कुछ हद तक रिलीफ वहाँ पर हम उसको मानकर चल सकते हैं, तो वो तो क्लियर हो गया। उसके बाद आता है कंजप्शन का मैटर। तो यहाँ पर रेट कट होने से कंजप्शन भी दूर होता है। आप सोच कर देखिए, बहुत ही गौर से समझने वाली बात है कि अगर लोन सस्ते रेट पर मिल रहा है तो लोन लेकर क्या करेंगे लोग? जैसा कि मैंने पीछे बोल चुका हूँ, मैं बोला था ना कि मैं अभी उस पर कंजप्शन के मैटर पर बात करूँगा तो आपको बताऊँगा। तो सोच कर देखें, जब लोन लेंगे लोग तो वहाँ पर घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, जो या फिर मतलब डोमेस्टिक गाड़ी वगैरह जो होती है, पर्सनल यूज़ के लिए जो गाड़ी होती है, उसके अलावा प्रॉपर्टी वगैरह या उसके अलावा किसी भी चीज़ में वो कहीं ना कहीं खर्च ही करेंगे। और खर्च करना यही तो कंजप्शन है। और कंजप्शन बढ़ेगा तो ये हमारे लिए अच्छा ही है, और ये खरीदना ही तो कंजप्शन बढ़ना हो गया ना। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में और भी कहा हुआ था कि भाई चाइना का जो ज़्यादा, उस देश की जीडीपी का जो ज़्यादातर ग्रोथ मिलता है वो किस पैसे से मिलता है पता है आपको? प्रोडक्शन के पैसे से मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग के पैसे से मिलता है। और हमारी जीडीपी को जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है और जो ताकत मिलती है, एक शक्ति मिलती है ना, वो किस पैसे से मिलती है? कंजप्शन की वजह से मिलती है। तो हमारे इंडिया के लिए कंजप्शन का बढ़ना बहुत बड़ा मुद्दा था, जो कि अब बढ़ेगा। तो बिल्कुल केयरफुली यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो आपको पता चल चुका होगा कि खुशखबरी क्या है और वो कब हुआ है, और दूसरी बात पहले क्या था अब क्या है, और उससे फ़ायदा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन एट द सेम टाइम चीज़ें चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। चाहे जितना बेनिफिशियल चीज़ हो, जितना फ़ायदेमंद चीज़ें हों, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ होते हैं, जिस पे भी हमारे को गौर ज़रूर ही करना चाहिए। यहाँ पर अगर साइड इफ़ेक्ट की बात किया जाए कि भाई रेट कट का साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि देखिए, अभी हमारे देश का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था वो ये भी था कि भाई इन्फ्लेशन हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। दूसरा जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो ठीक है, क्रूड को हम एक साइड में रखते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन जो है ना बराबर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। फिलहाल अभी हाल फिलहाल में थोड़ा कम हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा है। उसके बाद फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी हाल फिलहाल में अभी कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अभी तक तो बहुत ज़्यादा हो चुका था। हेल्थ इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। तो अब देखिए, जैसा कि मैं बार बार एक ही बातों को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि करना पड़ेगा, पॉइंट ही ऐसा है कि उसको समझाने के लिए करना पड़ेगा कि जैसे कंजप्शन बढ़ेगा, लोग खरीदारी करेंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे, वो तरह तरह की चीज़ें खरीदेंगे, और ख़रीदने से क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा इस चीज़ को भी समझिए कि अगर एक पेन है, अभी अगर इंटरेस्ट रेट महंगा है, लोगों के पास पैसे कम हैं, अब 10 पेन है तो 10 ही लोग लेंगे, 12 लोग लेंगे, तो उतना ज़्यादा डिमांड नहीं है। लेकिन जैसे ही लोगों के पास पैसे आएंगे, बहुत सारे लोगों के पास ताकत हो जाएगी एक पेन को ख़रीदने की, तो बहुत सारे लोग भीड़ लगाएंगे। तो मतलब चीज़ें कम हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा है, लेने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो अब क्या करेगा, उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा पता है आपको? उसी चीज़ पे रेट अलग, मतलब ऊपर करके ज़्यादा करके बांधा जाएगा और ज़्यादा करके दिया जाएगा। उसी चीज़ का रेट जिसका 10 रुपया रेट था, मानकर चलिए एक पेन का, अब उसको 12 रुपये में सेल किया जाएगा, या हो सके तो 15 रुपये में भी सेल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, और वो साइड इफ़ेक्ट यहाँ पर होने का खतरा है। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कि एक ही मरतबा में हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, वो धीरे धीरे करके होगा, जब तक और भी कुछ ना कुछ रास्ते वगैरह निकलेंगे। तो फाइनली हमारे देश के अंदर से
कई सारा प्रॉब्लम जो अभी फ़िलहाल में ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कंजप्शन का प्रॉब्लम था, टैक्स का प्रॉब्लम था, अभी देखिए न्यू इनकम टैक्स बिल आने वाला है, उसमें क्या होता है। लेकिन फिर भी हम इनकम टैक्स को शामिल करके ही चलते कि भाई टैक्स का प्रॉब्लम ख़त्म, शॉर्ट आउट हो रहा है धीरे धीरे करके। और उसके बाद क्या कहते हैं, कंजप्शन हो गया, उसके बाद रेट कट का प्रॉब्लम हमारे यहाँ था, वो सारी चीज़ें भी शॉर्ट आउट हो रही है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम और भी रह जाते हैं, जैसे कि डॉलर के मुकाबले में जो रुपया डिप्रिसिएट हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये एफआईआईज़ के लिए बहुत बड़ा इशू है। जितना बड़ा इशू ये हमारे लिए है, उतना ही बड़ा मुद्दा ये एफआईआईज़ की इन्वेस्टमेंट के लिए है, जिसकी वजह से उसके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ना, वो कम होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सारी चीज़ें मार्केट, अब मुझे कहना यह है कि भाई लेवल में आएगा और मार्केट के अंदर अब अच्छे फ्लो बनेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें मैजिकली नहीं हो जाएगा, मैजिक के तौर पे आपको इसे नहीं देखना चाहिए। ये धीरे धीरे करके होगा, आहिस्ता आहिस्ता करके होगा। इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, 2 महीना 3 महीना अभी भी जाएगा, 4 महीना भी जा सकता है। ये बिल्कुल मैजिक नहीं है जो आज ये चीज़ें सेट हुई है और कल के डेट में ये पूरी तरह से वर्क करना शुरू कर देगा और उसका पूरा रिजल्ट आपको मार्केट के अंदर या देश की जीडीपी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो फाइनली अब लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि शुरू में मैंने कहा था कि भाई म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टर्स को कुछ गलती है जो कि नहीं करना चाहिए, और वो गलती मेरी नज़र में ये है कि भाई शॉर्ट टर्म में अगर आप रिडीम कर देते हो अपने फंड को, या फंड की गिरावटों की वजह से, मार्केट की गिरावटों की वजह से अगर आप भागना चाह रहे हैं, तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती होगी जो आपके पैसे को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आप लंबे समय तक के बने रहें। एक बात लास्ट में और भी कहना चाहूँगा जो कि पूछा गया कि भाई रेट कट हो गया लेकिन मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर क्यों नहीं पड़ा है। ये भी बात बिल्कुल सोचने वाली बात है कि भाई कल के डेट में रेट कट हुआ, मार्केट को तो बिल्कुल रॉकेट हो जाना चाहिए, अच्छा खासा परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कल के डेट में भी सेलिंग है एफआईआईज़ की तरफ से और कल के डेट में भी गिरावट है। तो देखिए वही वाली बात फिर से है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ना, मार्केट इतना ज़्यादा मतलब गिर चुका है और गिरने की आदत बन गई है कि गिर ही रही है मार्केट, समझ रहे हैं ना। अभी सितंबर 2024 से पहले मार्केट के अंदर कुछ भी न्यूज़ आता था, चाहे जितना भी बुरा न्यूज़ हो, मार्केट को ऊपर जाने की आदत थी, ऊपर ही जाता था। थोड़ा सा खिंचाव होता था, नीचे की तरफ आता था, मार्केट डाउन होता था, फिर ऊपर ही जाता था। सेम वही चीज़ें सेम 2024 के सितंबर से पहले जो चीज़ें हो रही थी ना, जहाँ पर मार्केट कुछ भी होता था तो उड़ता था, सेम वही चीज़ें 2025 में हो रही है और सितंबर 2024 के बाद से वही चीज़ें हो रही हैं कि मार्केट में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी न्यूज़ आ रहे हैं, मार्केट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके नहीं चल रहा है। तो खैर इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वही वाली बात आपको याद रखनी है कि ये मैजिक नहीं है, ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, और वीडियो की इन्फॉर्मेशन और बातें अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।